नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर जागृति क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं, आज उसी क्रम में हम लोगों की जो क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता पर चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की आज लगभग तीसरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और होगी तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोगों ने जो कल की क्लास की थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आमतौर पर इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, कालक्रम, थोड़ा सा इसको कालक्रम और विस्तार और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा हम लोगों ने इस पर किया था। प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। विस्तार के बाद एक चीज और था, प्रमुख विशेषताएं से पहले इसका क्या कहते हैं, उदय के संबंध में मत जो था, उदय के संबंध में मत। विशेषताओं में हम लोगों ने कल पढ़ा था राजनीतिक जीवन कैसा था इनका और सामाजिक जीवन, और आर्थिक जीवन में हम लोग चल रहे थे। तो आर्थिक जीवन में हम लोग क्या कहते हैं, कृषि, पशुपालन तथा शिल्प तक आ गए थे। अब इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो व्यापार। व्यापार में क्या, कच्चे माल की प्राप्ति और उसकी निर्यात, ठीक है। आयात या निर्यात जिसको कहते हैं, आयात या निर्यात। आयात निर्यात को एक्जिम कहते हैं अंग्रेजी में। इसको आयात को इंपोर्ट कहते हैं, निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं। ये प्रणाली हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कुछ प्रमुख प्रमुख धातुएं थी। इनका जो आयात होता था दो तरीके से होता था। एक आयात जो इनका होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उनके आयात का जो आधार था वो दो आधारों पर होता था। एक आंतरिक व्यापार इनका होता था। आंतरिक व्यापार में क्या होता था, आयात और निर्यात, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और वाह्य व्यापार भी होता था। वाह्य व्यापार मतलब कुछ ऐसे थे जहां से बाहर से भी इनका व्यापार होता था, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, ओमान की खाड़ी, बहरीन, दिलमुन जिसको कहते थे बहरीन को, इजिप्ट, मिस्र से होता था, मेसोपोटामिया मतलब इराक, ईरान से, और एक माकन शब्द मिल रहा है जहां जिसको कहते हैं मकरान तक, ठीक है। यहाँ से भी इनका आयात निर्यात होता था। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या चीजें मोटा मोटी आती हैं, हम उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताते चलेंगे। तो तांबा जो महत्वपूर्ण पदार्थ था, धातु था इनका, वो खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी स्थान मिलता है, वहां से ये लोग आयात या निर्यात करते थे, वहां से मंगाते थे। सोना, कर्नाटक, आज भी कोलार क्षेत्र सोना, कर्नाटक में, भारत में अगर सोना सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो कोलार में होता है। सिलखड़ी हम लोगों ने कल मनका और मुहर पढ़ा था, जो कि सिलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, इसलिए इसकी भारी मांग थी, और भारी मांग को देखते हुए इसका आयात जो किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था, वो गुजरात और राजस्थान दोनों से इसका आयात किया जाता था। शंख जिसको सिल कहते हैं, सिल, शंख, गुरिया मतलब जो मनका बनता था उसमें भी गुरी मनके में लगाया जाता था शंख, उसको सिल कहते हैं। ये बालाकोट जो है, बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, आज के पाकिस्तान में, आप लोग जानते ही होंगे। और पाकिस्तान और नागेश्वर से ये मंगाया जाता था बाल यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक आयात हुआ। वाह्य व्यापार का भी साक्ष्य हमको मिलता है। टिन जैसे सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, चूंकि तांबा मंगा लेते थे ये खेतड़ी से, और टिन मंगा लेते थे कहां से, अफगानिस्तान से। इसी दोनों से मिलाकर क्या बनता था इनका, कांसा बनता था, ठीक है। तो इसकी अफगानिस्तान और इराक दोनों से
और ओमान की खाड़ी, बहरीन और मिस्र, इसका एक अभिलेख मिला है। ठीक है, मेसोपोटामिया का एक राजा था या सुमेरिया सभ्यता का एक राजा था जिसका नाम था अक्काड। क्या नाम था? अक्काड। और वो किस वंश का था? वो सारगौन वंश का था। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसका एक अभिलेख मिला है। ठीक है, उस अभिलेख में 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, 3 नाम क्या है? एक है दिलमुन, एक मिनट फिर से इसको कर लेते हैं। जो सारगौन वंश का शासक था, सारगौन वंश का शासक जो अक्काड है, उसका एक अभिलेख मिला है। अभिलेख में क्या है? 3 नाम है, उसमें एक नाम है दिलमुन, एक नाम है मगन या माकन, एक नाम है मेलुहा। ठीक है, और यहाँ से तीनों क्षेत्रों के आपको देखने को मिलता है क्या? व्यापार। दिलमुन से बहरीन की पहचान हुई है, यहाँ से मुहर मिले हैं तीनों जगह से, बहरीन की पहचान है। मगन से मकराम तट की पहचान हुई है। ठीक है, मकराम तट की पहचान हुई। मेलुहा से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हुई है। और ये कहता है, ये इस अभिलेख में ये कहता है कि यहाँ के जहाज आते हैं और हमारे यहाँ बेड़ा डालते हैं और यहाँ से जो सामग्री होती है उसको ले जाते हैं और यहाँ के लिए जो अनुपयोगी या उपयोगी सामग्री होती है वो दे जाते हैं। तो ये यही चीजें दिखाई गई है। दिलमुन मतलब ये होगा, ओमान से भी होता था जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, बहरीन से भी होता था, मिस्र से भी होता था, मेसोपोटामिया से होता था। और ये चूंकि मेसोपोटामिया का ही एक शासक था अक्काड, जिस सारगौन वंश का, वहां से ये मिलता है। तो देखिए, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है, इसीलिए ये जानिए। हमने कल के क्लास में आपको बताया भी था कि 5-6 नाम आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसी आधार पर ये देखिए, ये व्यापार और नेटवर्क हो गया। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन में मुद्रा और शहरीकरण आता है। तो शहरीकरण के लिए हम लोग अलग से क्या कहते हैं, एक टॉपिक है उसको रखेंगे, वो आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। शहरीकरण या नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाने वाला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, नगर नियोजन से सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। नगर नियोजन मतलब इनका जो शहरीकरण था, नगरों का जो प्लानिंग थी, इसको टाउन प्लानिंग कहते हैं, वो आज का वैसे ही था जैसे किसी स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं वैसे ही था। जैसे कि आज जो स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है वर्तमान गवर्नमेंट द्वारा, वो किसकी कॉपी अगर आप कहेंगे तो है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का ही पूरा एक कॉपी है। उसको हम एक टॉपिक अलग से लेकर आपको विस्तार पूर्वक कैसे उस बसा हुआ था, क्या दुर्ग थे, कैसे पश्चिमी टीला था, क्या पूर्वी टीला था, उसमें कैसे समायोजन था, सड़कें कैसे समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न था, कैसे वो सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, हर घर में कुओं की व्यवस्था जो थी, वो सारी चीजें हम लोग आपको अभी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी आप लोगों ने व्यापार नेटवर्क समझ लिया, कैसे है व्यापार, कैसे होता था। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापार का मार्ग और क्या क्या विनिमय होता था, मतलब लेन देन क्या होता था, वो आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो विनिमय का जो व्यापार का मार्ग जो था परिवहन का, वो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों था। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान ईरान जब होता था भारत से व्यापार, तो स्थल मार्ग से ही आमतौर पर होता था। लेकिन जब सुमेरिया सभ्यता में वहाँ क्या कहते हैं मिस्र वगैरह जाना होता था, तो स्थल मार्ग से जल मार्ग से हम लोग देख लेते हैं।
लोथल एक स्थान है जो हम लोगों ने कल बताया था, कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। यहाँ से बंदरगाह की प्राप्ति हुई। लोथल से एक विशाल डॉकयार्ड है गोदीवाड़ा, या समुद्री पत्तन इसी को कहते हैं, ठीक है, समुद्री पत्तन यहाँ से मिला है। और यहाँ से भी आयात निर्यात के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। जलयान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से तो डॉकयार्ड का उत्खनन में अवशेष ही मिला हुआ है लोथल से, ठीक है। तो ये व्यापारिक मार्ग आपको कहा जाए तो कैसे कहेंगे, तो दोनों कहिए, स्थल एवं जल। इतना ही याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर लिखने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो मुद्रा का जैसा कि हम देखते हैं अभाव मिलता है, मुद्रा के स्थान पर मुहर, मुहर यहाँ पर मिलता है, मोहर जिसको कहते हैं। मोहर के बारे में कल बता ही दिए थे। इसका प्रमुख प्रयोग किसमें किया जाता था, व्यापारिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था। विनिमय का एक माध्यम था, पहचान का सूचक था। और इसके लिए ये सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। विनिमय का जो तरीका था संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, जो कि माध्यम क्या था, मुहर था इसका, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली, ये क्या कहते हैं, ये संकेत, पहचान और व्यापार के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। ये मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए हड़प्पाई समाज, ये तो आपका अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। मैंने अर्थव्यवस्था में आप लोगों को क्या क्या बताया, अर्थव्यवस्था में हमने आपको कई चीजें बताई, जैसे कृषि के बारे में बताया। कृषि के बारे में मैंने बताया कि हर प्रकार की कृषि इनके यहाँ होती, गेहूं, जौ, चावल, चना, मटर, दाल का। और कृषि जो था वो अधिशेष था, ठीक है। कृषि जो था अधिशेष था, मतलब सरप्लस था कृषि का। फिर पशुपालन में होता था, पशुओं में लगभग सभी पशुओं का पालन करते थे, लेकिन घोड़े से ये अज्ञान थे, घोड़े की जानकारी इनको नहीं थी। फिर इसके बाद जब कृषि अधिशेष था तो शिल्प का मैंने बताया कि शिल्प क्यों होते, तो शिल्प में मैंने शिल्पकारियों कई शिल्पों की, कुम्हार, बढ़ई, मनका निर्माण वाले, मोहर निर्माण वाले, मोहनजोदड़ो, लोथल और चंगूदड़ो से मनके के निर्माण का जानकारी मिलती है। ईंट का निर्माण किया जाता था। जितने प्रकार के शिल्प होते हैं वर्तमान आधुनिक युग में है, वो सब चीजें मिलती हैं। बस लोहे की जानकारी यहाँ शिल्प में इनको किसकी नहीं थी, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। शिल्प हो गया, जब शिल्प अधिशेष होगा तो इसका व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य जब बढ़ेगा तो कई प्रकार के व्यापार होंगे, जैसे हमने बताया कि कुछ चीजें ये मंगाते थे, कुछ चीजें निर्यात करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बता दिया और उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर दी। इसमें एक चीज रह गया है, शहरीकरण। तो शहरीकरण रह गया है, इसको हम लोग एक अलग टॉपिक के तौर पर लेंगे और कल की क्लास में हम लोग उसको विस्तृत चर्चा करेंगे। शहरीकरण या नगर नियोजन जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज वो है, उसको विधिवत हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब मैंने राजनीति पर चर्चा कर ली, आर्थिक पर चर्चा कर ली, तो अब आ जाइए समाज। चूंकि समाज में हम किसी भी समाज में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक वर्सेस मातृसत्तात्मक, मतलब किसकी महत्ता ज्यादा थी, ये होता है। दूसरी चीज होती है वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, कैसी स्थिति थी। वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें क्या स्थिति थी। तीसरी चीज होती है कि क्या कहते हैं, शूद्रों की स्थिति, यदि वर्ण व्यवस्था थी तो। और सामाजिक समरसता, तीसरा महिलाओं की स्थिति। यही 4-5 चीजें किसी भी सोसाइटी में देखी जाती है। तो हम ये जानते हैं महिलाओं की स्थिति
सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सत्ता माना जाता है। तो आमतौर पर ये टिल्ट था जो मातृ सत्तात्मक सत्ता की ओर, लेकिन अभी भी पुरुषों का वर्चस्व ही था, लेकिन महिलाओं का खूब आदर था, खूब सम्मान था। वर्ण जैसा और शूद्र जैसी कोई स्थिति नहीं मिलती है। सामाजिक समरसता की अगर बात करें तो यहाँ सामाजिक समरसता खूब थी। केवल क्या कहते थे कि वर्ग विभाजन था। वर्ग विभाजन मतलब धनी और सामान्य, व्यापारी, उच्च व्यापारी, सामान्य व्यापारी, किसान और उसमें थे, लेकिन आपस में ही मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। जब हम आप नगर नियोजन देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी चीजें दिखेंगी, भिन्नता, वर्ग भिन्नता, लेकिन समरसता की बात की जाए, सामाजिक द्वेष ऐसा कुछ था, ऐसा कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। महिलाओं की स्थिति उन्नत थी जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया पूरा पूरा आपका समाज, और इसी आधार पर हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बड़ी संख्या में प्राप्त महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां और मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है हड़प्पा से, कांसे की, ठीक है। तो उससे ये धार्मिक महत्व का सूचक होता है। श्रृंगार और आभूषणों के प्रति आकर्षण, मूर्तियों की बहुलता समाज में उनके उच्च सम्मान को दर्शाता है। मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। पारिवारिक जीवन में मतलब एक सामान्य परिवार होता था। आंगन और कमरों की संरचना से सुव्यवस्थित पारिवारिक जीवन के संकेत मिलते हैं। मतलब परिवार में भी थोड़ा सा आपस में मेल जोल उनका ठीक ठाक था। सामाजिक विभाजन की बात करें तो जो आप नगर देखेंगे तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला जो था, उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर स्थित होता था, पूर्वी टीला थोड़ा सा निम्न। पश्चिमी टीला पर आमतौर पर पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग जिसको कहते हैं, जो समाज के उन्नत लोग थे वो रहते थे। बाकी पूर्वी टीला में जो समाज के जो क्या कहते हैं किसान, मजदूर, शिल्पी, ये लोग सामान्य समाज में मतलब इधर पूर्वी टीला की तरफ रहते थे, ठीक है। मकानों की संरचना और भिन्नता में कीमती पत्थरों और धातुओं के वितरण में समाज में आर्थिक विभाजन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मतलब आर्थिक विभाजन तो था, लेकिन सामाजिक समरसता में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। सामाजिक समरसता, विभिन्न वर्गों की उपस्थिति देखने को मिलती थी। कोई शासक वर्ग रहा होगा, जैसा कि हम लोगों ने कल बताया कि यहाँ उन्नत खेत मतलब कि वो राजनीतिक जीवन देखने को मिलता है। शासित रहे होंगे शिल्पी, श्रमिक और किसान रहे होंगे। ये आमतौर पर पूर्वी टीला की तरफ रहते थे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी समाज हो गया आपका। और समाज में क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, अर्थव्यवस्था में क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, हमने आपको राजनीति में क्या चीजें पढ़ी जाती हैं सभी बता दिए। धार्मिक जीवन अभी हम लोग देखेंगे तो उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। तो ये दैनिक जीवन, आहार, वस्त्र और मनोरंजन, ये भी समाज में ही आ जाता है आमतौर पर। तो ये संस्कृति में भी आ जाता है और समाज में भी आ जाता है। तो खान पान के देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए सबसे ज्यादा पासा, जिसको शतरंज का खेल कहते हैं, भारत ही प्रदाता है शतरंज का। और पासा डाइस खेलते हैं। संगीत, नृत्य, खिलौने, ढोलक और वीणा जैसे साधनों का ये लोग प्रयोग करते थे। वस्त्र, कपास की खेती का ज्ञान इनको था, ठीक है। और कपास को ये लोग सिंडन कहते थे, ठीक है, सिंडन कहते थे। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की जाती है पूरे विश्व इतिहास में? तो कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको सिंडन कहते थे। वस्त्र, कपास की खेती, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के लोग वस्त्र धारण करते थे। एक होता है वासस, अधिवासस और ऊपर से एक दुपट्टा टाइप में कुछ होता था, उसका प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक। वासस मतलब जो सामान्य पहन लेते थे, अधिवासस ओढ़ लेते थे उसको और एक गले में लटकाते थे। इसी प्रकार का प्रयोग, सूती वस्त्रों का प्रयोग इन लोगों के यहाँ किया जाता था, जिसको क्या कहते थे? सिंडन कहा जाता था। नागरिक जागरूकता एवं सहिष्णुता,
तो नालियों की नियमित साफ सफाई एवं बर्तनों को ढक कर रखने की प्रथा स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत जागरूक समाज था। धार्मिक जीवन अंतिम संस्कार के विभिन्न विधियां विविधता में एकता और सहिष्णु समाज का प्रतीक है। ये ऐसे ही लिखा गया, इतना ही जान लीजिए। 3-4 चीजें आपके काम की इसमें दी गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने अभी आप लोगों के साथ क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी नगरीकरण नहीं पढ़ा है, ठीक है। नगरीकरण या नगर नियोजन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। कृषि अधिशेष उन्नत आंतरिक व्यापार मेलुहा सभ्यता पराज सिक्कों के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली थी। समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है कि शांत प्रिय समाज था, स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक थे लोग, सहिष्णु थे, एक दूसरे के प्रति समरसता थी और महिलाओं का सम्मान ये करते थे। ये मोटा मोटी अगर इतना ही चीजें आप मेंस की किसी कॉपी में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ से समाज में मिल जाएगा। तकनीकी हम लोगों ने आपको बताया है कि मानकीकृत पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जैसा कि आज का है 1/2:4, 1/2:4। अलंकृत ईंटें भी होती थी, अलंकृत ईंटें का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये लोग अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे। तो हम अलंकृत ईंटों के बारे में आप लोगों को बताए हैं, जैसे कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हुई, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं। उन्नत जल प्रबंधन, धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का मिला है कि एक जलाशय मिला है, वहां से सिंचाई की व्यवस्था कृषि में हम लोग जब पढ़ रहे थे आपको बताया हुआ था। और उत्कृष्ट मुहर व मन का निर्माण, ये क्या हो जाएगा, इनकी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल रूप से ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और मतलब उन्नत रहे हैं। तो आप लोग ये चीजें प्रौद्योगिकी में क्या डाल सकते हैं, मानकीकृत ईंटें, उन्नत जल प्रबंधन, उत्कृष्ट महर उनका, ये हम लोग आपको अर्थव्यवस्था जब पढ़ा रहे थे तो उसमें सब सारी चीजें आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो आज का पीपीटी तो खत्म हो गया।